ड्रामा की शुरुआत में मेल लीड गुची को दिखाया जाता है। वह स्विमिंग कर रहा होता है, तभी उसका मैनेजर उसके पास आता है और कहता है एक नई फिल्म आ रही है, सिटी ऑफ टावर, और वे आपको इस मूवी के लिए साइन करना चाहते हैं। लेकिन गुची बोलता है मैंने स्टोरी पढ़ी है, ये मेरी पसंद का बिल्कुल नहीं है, और वह मना कर देता है। अगले सीन में हम अपनी फीमेल लीड शुजुन को देखते हैं। अपने पिता की तरह वह भी एक आर्कियोलॉजिस्ट है। वह अपने पिता के साथ काम कर रही होती है, तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वह गिरने लगती है। उसका पिता अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में खुद बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उनका सीटी स्कैन होता है और फिर डॉक्टर शुजुन को बताता है दरअसल हमने उनके पेट में कुछ अजीब देखा है, हमने इसे जांच के लिए भेज दिया है और हमें डर है कि यह कैंसर हो सकता है, इसलिए अपने परिवार को जानकारी दे दें। लेकिन शुजुन के माता पिता पहले से ही अलग हो चुके हैं। वह अपने पिता के लिए बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसके पिता को होश आता है और वह कहते हैं आज तुम्हारा बर्थडे है ना, चलो घर चले, चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और हालांकि शुजुन नहीं चाहती, फिर भी उसे अपने पिता को घर ले जाना पड़ता है। अगले सीन में हम दूसरी फीमेल लीड चिंजी को देखते हैं। वह एक सुपरस्टार है और एक खास जगह पर उसका इंटरव्यू है। गुची का भी वही इंटरव्यू है, तो गुची का मैनेजर गुची के निर्देशों पर एक चाल चलता है और चिंजी को इंटरव्यू के बहाने गुची के सामने भेज देता है, और वह भी अकेले। यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल चिंजी गुची की पूर्व प्रेमिका है और वह उससे 3 साल बाद मिल रहा है। वह कहने लगता है देखो 3 साल पहले जब तुम मुझे छोड़कर गई थी मैं कहाँ था, और आज देखो मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, और जो मैं तुम्हें पहले नहीं दे पाया अब मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। और चिंजी बहुत परेशान हो जाती है। वह कहती है 3 साल पहले तुम नहीं समझे कि मैं तुम्हें क्यों छोड़कर गई और मैं क्या चाहती थी। अब भी तुम नहीं समझते, हम कभी साथ नहीं हो सकते, और प्लीज मुझे दोबारा अपना चेहरा कभी मत दिखाना। वह उसे खारिज करती है और चली जाती है। अगले सीन में गुची को एक बड़ी खबर मिलती है कि जिस फिल्म ऑफर को उसने मना कर दिया था उसकी हीरोइन चिंजी है। वहीं पर गुची अपना मन बदलता है और कहता है अब देखते हैं वह मुझसे कैसे बचकर निकलती है, और वह भी प्रोजेक्ट स्वीकार कर लेता है। दूसरी तरफ शुजुन अपने पिता के साथ घर पहुंचती है। उसे लगता है कि घर में चोर छुपे हैं, लेकिन वे चोर नहीं थे, वे उसके दोस्त थे जो उसके साथ आए थे। तो वह सरप्राइज में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जाती है। फिर सब मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सभी बहुत खुश हैं। लेकिन तभी वह अपनी पूर्व माँ यानी डायरेक्टर लियांग के बारे में खबर देखती है, जो उसी सिटी ऑफ टावर मूवी की डायरेक्टर है और उसके बारे में कुछ समाचार दे रही है। यह देखकर उसके पिता दुखी हो जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है और उन्हें सच में पेट का कैंसर था। यह अंतिम चरण पर था और सर्जरी में बहुत ज्यादा जोखिम था। तो डॉक्टर ने बस कहा उनका ख्याल रखें और जितने दिन बचे हैं उन्हें खुश रखें। शुजुन फैसला करती है कि वह अपनी माँ से मिलने जाएगी और बिल्कुल अपने बचपन के दिनों की तरह जो उसने अपनी माँ और पिता दोनों के साथ मिलकर बिताए थे, वह कुछ दिनों के लिए अपने दोनों माता पिता के साथ ऐसी यादें दोबारा बनाना चाहती है। अगले सीन में गुची प्रोड्यूसर से मिलने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसका एक छोटा सा हादसा हो जाता है। उसका मैनेजर हादसे में शामिल व्यक्ति को संभालता है, जबकि गुची बिल्डिंग की तरफ चलने लगता है। शुजुन भी अपनी माँ से मिलने बिल्डिंग आई थी, लेकिन सुरक्षाकर्मी शुजुन को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तभी वह गुची को भी आते हुए देखती है और गुची सुरक्षाकर्मी से कहता है मेरा मैनेजर ठीक मेरे पीछे है। शुजुन मौके का फायदा उठाती है और गुची का मैनेजर होने का ढोंग करके ठीक उसके पीछे लिफ्ट में घुस जाती है। गुची कहता है तुम मेरी क्रेजी फैन हो, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। तो वह कहता है मैं समझ गया, अगर तुम सच में मेरी क्रेजी फैन होती तो मुझे यहाँ अकेला देखकर तुम अब तक पागल हो गई होती। मैं समझ गया, तुम किसी मीडिया हाउस से हो और कोई खबर फैलाना चाहती हो, लेकिन तुम किसी बड़े प्लेटफॉर्म से नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हें पहचान लेता। तुम किसी छोटे मोटे न्यूज के लिए काम करती होगी। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा इसमें कोई भविष्य नहीं होगा। और वह उसे ज्ञान देता रहता है, जबकि शुजुन एक भी बात सुने बिना चुपचाप अपने फ्लोर पर उतर जाती है। और यहाँ गुची को ऐसा लगता है जैसे उसे अपमानित किया गया है। लेकिन जैसे ही शुजुन ऊपर जाती है, वहाँ के लोगों को पता चलता है कि कोई बिना अपॉइंटमेंट के अंदर आ गया है, तो वे सुरक्षा को अलर्ट करते हैं। इसी बीच मिस्टर लिंजिन आते हैं और हमारे हीरो गुची के साथ प्रोजेक्ट साइन करते हैं। गुची कहता है पहले मैंने यह ऑफर अस्वीकार कर दिया था, लेकिन बाद में जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे लगा कि यह किरदार मेरे लिए एक चुनौती होगा, इसीलिए मैं इसे स्वीकार कर रहा हूँ। और ठीक तभी चिंजी भी एक मीटिंग के लिए उसी ऑफिस में आई थी। जैसे ही गुची उसे देखता है, वह उससे अकेले मिलने का मौका नहीं छोड़ना चाहता और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मी शुजुन का पीछा कर रही है और वह एक मेज के नीचे छिप जाती है। तभी चिंजी और गुची भी वहीं पहुंच जाते हैं। यहाँ गुची कहने लगता है अगले 3 महीनों तक तुम्हें सिर्फ मेरा चेहरा दिखेगा, लेकिन फिर से चिंजी उसे खारिज करती है और कहती
कहती है, मेरे दिल में या मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और वह चली जाती है। उस पल में गुची बहुत शॉक्ड होता है जब शुजुन का फोन बजता है और गुची महसूस करता है कि वहाँ कोई है। जैसे ही वह पास आता है, शुजुन वहां से भाग जाती है और बेचारा गुची चिंतित रह जाता है, सोचते हुए कल सुबह की सुर्खियों में क्या होगा माय और चिंजी के अफेयर के बारे में। दूसरी तरफ हम लिनजिन के पिता को देखते हैं जो बहुत खुश नहीं लग रहे क्योंकि उन्हें अपने छोटे बेटे जिनशू की बहुत चिंता है। वह कहते हैं वह विदेश चला गया था, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया, और आज उसे वापस लाने के इंतजाम किए गए थे और सुरक्षा कर्मी उसके साथ आ रहे थे। उसे इस तरह से ला रहे थे ताकि वह भाग न पाए। जिनशू को देखकर ऐसा लगता था कि वह वापस आना नहीं चाहता था, और जैसे ही उसे मौका मिलता है वह भागने लगता है। आगे जिनशू और शुजुन टकराते हैं। जिनशू ने शुजुन को पहली नजर में ही पहचान लिया था और वह उसका हाथ पकड़कर सुरक्षा कर्मियों से दूर भागने के लिए उसके साथ निकल जाता है। वे बचपन में एक ही स्कूल जाते थे, लेकिन शुजुन को अभी कुछ याद नहीं है। फिर वह एक जगह रुकती है और कहती है, तुम मुझे अपनी सुरक्षा कर्मियों से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकती। फिर भी जिनशू शुजुन का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपने साथ स्कूल बस में बिठा लेता है। बचपन में उन्होंने ऐसी चीजें की थी कि शुजुन भी उसे पहचान जाती है। फिर दोनों साथ बैठते हैं और अपने पुराने दिन याद करते हैं। वे 10 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे तो वे बातें करने लगते हैं, लेकिन जिनशू की सुरक्षा आ जाती है और जिनशू को ले जाती है। अगले सीन में शुजुन घर आती है। बेचारी लड़की ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह अपनी माँ डायरेक्टर ली यंग से मिल भी नहीं पाई। फिर उसका भाई उसे कहता है, हिम्मत मत हारो, और यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल वह उसका असली भाई नहीं है। ये दो भाई बहन जो उसके घर में रहते थे उन्हें उसके पिता ने गोद लिया था, और यहाँ उसकी छोटी बहन शुजुन की मदद करती है और उसे बताती है गाया एंटरटेनमेंट कंपनी में बहुत सारी रिक्तियां हैं, तुम उनके लिए अप्लाई कर सकती हो। और दूसरी तरफ हम गाया एंटरटेनमेंट के उच्च अधिकारियों को देखते हैं जो दो भाई हैं, और जब छोटे भाई चिंशु को जबरदस्ती अपने पिता के सामने घसीट कर लाया जाता है तो उसका पिता कहता है, तुम क्यों नहीं समझते कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तुम्हें कंपनी संभालने में अपने भाई की मदद करनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि जिनशू को इस काम में बिल्कुल रुचि नहीं है और वह काम करने से मना कर देता है। फिर उसका पिता कहता है, मैं आज तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड्स रद्द कर रहा हूँ। तभी उसका बड़ा भाई लिनजिन उसकी मदद करता है और उसे कुछ खर्च करने के लिए पैसे देता है। बाद में जिनशू सुरक्षा कर्मियों से बचकर अपने घर का गेट पार करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी लैंडिंग सीधे उसके पिता की कार के सामने होगी, और उसका पिता उसे कार में बिठाता है और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपने पहले दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो। और उसके पिता उसे मजबूर करते हुए कहते हैं, तुम कुछ दिनों के लिए एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में काम करोगे और वहाँ किसी को भी तुम्हारी पहचान आइडेंटिटी नहीं पता चलनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम अंडरकवर होकर काम सीखो। और शुजुन भी उसी कंपनी में एक पोस्ट के लिए अप्लाई करने आई थी, और वह पोस्ट और कोई नहीं बल्कि गुची का असिस्टेंट बनना था। दरअसल गुची ने 5 दिनों में 5 असिस्टेंट्स फायर कर दिए थे क्योंकि वे सभी उसकी क्रेजी फैंस थी, और गुची को ऐसा असिस्टेंट चाहिए था जो उसका फैन न हो क्योंकि इससे उसके काम पर असर पड़ता है। उसी समय वह अपने मैनेजर से कह रहा था, चेक करो कोई न्यूज तो नहीं आई, क्योंकि कल एक रिपोर्टर ने चिंजी के साथ मेरी बातचीत सुन ली थी। लेकिन मैनेजर कहता है, ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है। इस वजह से गुची काफी सरप्राइज्ड होता है। दूसरी तरफ लड़कियां रिजेक्ट होकर जा रही थी, और जब सूजन की बारी आती है, उसके पास फिल्म इंडस्ट्री में कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, तो वह ईमानदारी से सब कुछ बता देती है, और वह यह भी कहती है, मैं कभी गुची की फैन नहीं रही, मैं डायरेक्टर लियांग की फैन हूँ और मुझे लगता है मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलना चाहिए। और गुची का मैनेजर उस समय ये पूरा सीन देख रहा था। फिर जब शूजन रिजेक्ट होकर यह सोचते हुए बाहर निकलती है, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, मैनेजर उसे वापस बुलाता है और कहता है, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा और मुझे लगता है तुम गुची की असिस्टेंट बनने के लिए सबसे अच्छी हो, इसीलिए तुम्हें हायर किया गया। इसी बीच जिनशू भी अपने पहले दिन के काम के लिए ऑफिस आया। उसने अपना नाम शिव रख लिया था, और चूंकि वह सबसे जूनियर था, वहाँ सबने उससे बहुत काम करवाया। और यहाँ मैनेजर शूजन को गुची से मिलाने ले जाता है, और दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। तुरंत गुची शूजन का फोन छीनता है और उसे चेक करने लगता है और पूछता है, वे फोटोज कहाँ हैं? किसी मीडिया वाले ने तुम्हें यहाँ भेजा था है ना, इसीलिए तुम मेरी असिस्टेंट बनने आई थी है ना, लेकिन तुम फायर्ड हो। बेचारी शूजन को ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ऑफिस के बाहर जिनशू को देखती है, और शूजन उससे रिक्वेस्ट करती है, मैं गुची की असिस्टेंट बनी रहना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। और बेशक
यह जिनशू के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी। वह सीधे अपने भाई लिनजिन के पास जाता है और शूजन को गुची का असिस्टेंट अपॉइंट करवा देता है और लिन जिन अपने छोटे भाई की कोई बात नहीं टालता। और जब गुची को पता चलता है कि उसने जिस फिल्म को साइन किया था उसमें एक क्लॉज था जिसमें कहा गया था कि गाया एंटरटेनमेंट में काम करने वालों के असिस्टेंट्स कंपनी द्वारा चुने जाएंगे और उन्होंने शूजन को चुना था। गुची कहता है, मैं कितना फूल था, मैंने टर्म्स क्यों नहीं पढ़े। और वह यह भी कहता है, 5 दिनों के अंदर मैं इस लड़की को इतना परेशान करूंगा कि यह खुद यहाँ से भाग जाएगी। अगले सीन में चूजन अपने पहले दिन ऑफिस जाती है और उसी समय जिनचू भी आता है। वे आमने सामने आते हैं और बहुत हंसते हुए बात करते हैं और गुची उन्हें ऐसे देखता है। वह समझ जाता है कि यह कंपनी के हायर की दोस्त है और इसीलिए वह इतनी आसानी से उसकी असिस्टेंट बन गई। और पहले ही दिन गुची उससे बहुत सारे छोटे मोटे काम करवाता है और जब गुची का फोटोशूट खत्म होता है वह बाहर आता है और देखता है कि वहाँ फैंस जमा हो गए हैं और यहाँ एक आंटी थी जो अपने साथ एक डॉग लाई थी, खास तौर पर अपने हीरो गुची के लिए एक गिफ्ट के तौर पर। और गुची भी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और दूसरी तरफ बेचारी शूजन थक कर घर आती है। तभी उसे एक कॉल आता है कि उसे फिर से ऑफिस वापस बुलाया जा रहा है। अब उसकी जॉब ऐसी है कि उसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है और बेचारी लड़की को वापस जाना पड़ता है। फिर उसे पता चलता है कि काम क्या था कि उसे डॉग को हैंडल करना है, गुची को नहीं। तो शूजन कहती है, अगर तुम्हें यह पसंद ही नहीं था तो तुमने इसे लिया क्यों? गुची कहता है, यह मेरे फैन का प्यार है, मैं इसे रिजेक्ट नहीं कर सका, इसीलिए तुम इसे हैंडल करो। तो उसे परेशान करने के लिए शूजन जानबूझकर डॉग का ऐसा नाम रखती है जो गुची के नाम से मिलता जुलता हो। अगले दिन शूजन को पता चलता है कि उसे पेट की वजह से एलर्जी हो गई है क्योंकि उसे वैक्सीन नहीं लगी थी। बेचारी लड़की की बहुत बुरी कंडीशन है लेकिन फिर भी उसे यह सहना पड़ता है। अगली सुबह जब गुची शूजन को देखता है वह जल्दी से एलिवेटर बंद करने की कोशिश करता है लेकिन वह भी दौड़कर लिफ्ट में घुस जाती है और कहती है, तुमने मुझे देखकर लिफ्ट बंद करने की कोशिश की। और फिर वह कहती है, मैं बॉस हूँ, मुझे किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और वह उसकी गर्दन पर वही मार्क्स देखता है। तो शूजन कहती है, यह सब तुम्हारे डॉग की वजह से हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद गुची को पता चलता है कि डॉग को अडॉप्ट करने की वजह से उसकी पब्लिसिटी बहुत बढ़ गई है और इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए आज उसे एक इंटरव्यू भी दिया गया था। इंटरव्यू के दौरान उन्हें गुची के डॉग के साथ कुछ फोटोज चाहिए थे लेकिन गुची की डॉग से अभी दोस्ती नहीं हुई थी, पपी की दोस्ती सिर्फ एक शूजन से थी। तो शूजन कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी लेकिन बदले में मैं भी तुम्हारे साथ डायरेक्टर लियांग की मीटिंग में जाऊंगी। गुची अग्री हो जाता है और फिर शूजन डॉग को गुची की गोद में रखती है और डॉग को हैंडल करती है जिससे गुची की डॉग के साथ बहुत अच्छी फोटोज क्लिक होती है। फिर अगले दिन गुची सूजन को अपने साथ एक मीटिंग में ले जाता है और उसे बताता है वह बहुत बड़ी डायरेक्टर है, उनके सामने कुछ भी गड़बड़ मत करना। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर लियांग एंटर करती है और शूजन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष करती है क्योंकि 8 साल बाद वह अपनी माँ को अपने सामने देख रही है। लेकिन डायरेक्टर बिल्कुल अनअफेक्टेड लगती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शूजन को अपनी बेटी के रूप में भी पहचान लिया। फिर मीटिंग शुरू होती है और मीटिंग खत्म होने के बाद जब डायरेक्टर जा रही होती है शूजन उनके पीछे जाती है और कहती है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन वह मना करती है और चली जाती है। लेकिन फिर शूजन उनके पीछे बाहर दौड़ती है और उन्हें माँ कहकर पुकारती है। डायरेक्टर लियांग कहती है, अगर तुम अपने पिता के लिए आई हो तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका था और अब से मुझे ऑफिस में कभी माँ मत कहना। और ये सब गुची सुन लेता है जो पीछे खड़ा था और वह बहुत शॉक हो जाता है। फिर अगले सीन में गुची सूजन से कहता है, यह लंच बॉक्स लो और डायरेक्टर को दे दो, कहना कि यह खास उनके लिए है। फिर अगले सीन में हम एक छोटी मोटी एक्ट्रेस फे को देखते हैं जो कंपनी के दूसरे हायर जिनचू को टारगेट करने आई थी और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिनचू के पिता ने उसे ऑफिस में एक छोटे काम के लिए रखा था और इसीलिए वे उसे ढूंढने बाहर जाते हैं। दूसरी तरफ शूजन अपनी माँ को लंच बॉक्स देने जाती है और कहती है, डैड को कैंसर है, मैं चाहती हूँ कि आप पहले की तरह कुछ दिन हमारे साथ बिताएं। लेकिन उसकी माँ कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, इसके बजाय उसे एक बहुत बड़े कैंसर डॉक्टर का कार्ड देती है और कहती है, अगर तुम्हें किसी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत हो तो मुझसे बात करना। कहती है, मेरे असिस्टेंट से बात करो। यह सुनकर शूजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन उसकी माँ पर बिल्कुल असर नहीं होता और वह चली जाती है। फिर रोते हुए शूजन फोटोशॉप में वापस आती है और यहाँ गुची को उसकी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो वह मैनेजर से सारा काम करने को कहता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई सूजन को परेशान करे। दूसरी तरफ
फे जिनशू के ऑफिस पहुंचती है और अपना फेसबुक अकाउंट चेक करती है, जहां उसे जिनशू की अपने भाई और अपने पिता के साथ एक बहुत पुरानी फोटो मिलती है और यहाँ सबको पता चलता है कि जिनशू कंपनी का दूसरा हायर है और सब डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने बेचारे जिनशू से बहुत सारे छोटे मोटे काम करवाए थे और अब भी उन्होंने उसे कॉफी लाने को कहा था। और थोड़ी देर बाद जिनशू भी आता है और एक एम्प्लॉई से कहता है, सॉरी, मैं भूल गया और गलती से मैंने तुम्हारी कॉफी में शुगर डाल दी। लेकिन एम्प्लॉई खुशी खुशी वह मीठी कॉफी पीता है क्योंकि अब उसे पता है कि वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि उनका बॉस है। फे जिनशू से बहुत प्यार से मिलने आती है लेकिन जिनशू कहता है उसे यहाँ से बाहर फेंक दो, वह एक बहुत चीप वुमन है। फिर अगले सीन में गुच्ची और डॉग अच्छे दोस्त बन गए हैं क्योंकि शूजन कई दिनों से वापस नहीं आई है। तो वह उसे कॉल करता है लेकिन जिनशू फोन आंसर करता है और कहता है, यस मिस्टर एक्स डायनासोर। और गुची यह नाम सुनकर बहुत सरप्राइज्ड होता है और सोचता है कि यह कौन लड़का बोल रहा है। तो गुची पूछता है, तुम कौन हो? चिंचू कहता है, मैं शूजन का बहुत स्पेशल फ्रेंड हूँ और फोन रख देता है। फिर गुची एक्स डायनासोर पर रिसर्च करता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। मैं एक सुपरस्टार हीरो हूँ और उसने मेरा नाम एक डायनासोर के नाम पर रखा। फिर गुची शूजन को कॉल करता है और उसे डांटना शुरू कर देता है, मेरा नाम डायनासोर क्यों रखा? तो शूजन बहुत चालाकी से कहती है, क्या होगा अगर आपका कोई क्रेजी फैन मेरा फोन छीनकर उससे आपका नंबर निकालने की कोशिश करे? इसीलिए मैंने आपका नाम ऐसे सेव किया है ताकि कोई आपको पहचाने नहीं। फिर अगले सीन में फे ने बहुत ही खूबसूरत आउटफिट पहनी हुई थी। उसने रिसर्च किया था कि जिनशू के पसंदीदा आइडल किस तरह के कपड़े पहनते हैं और फे भी बिल्कुल वैसे ही ड्रेस होकर जिनशू को इम्प्रेस करना चाहती थी। इसीलिए उसने एक प्लान भी बनाया कि वह कॉफी लेकर जिनशू के सामने जाएगी और उसका असिस्टेंट उसे धकेल देगा और कॉफी जिनशू पर गिर जाएगी। फिर वह उसकी शर्ट वॉश करने में मदद करेगी और उससे दोस्ती करने की कोशिश करेगी। यह प्लान अच्छा लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश की तो प्लान उल्टा पड़ गया। शूजियन के बुलाने पर जिनसू के मुड़ने से कॉफी फे पर ही गिर जाती है। फिर अगले सीन में फे स्टूडियो जाती है और एक डायनासोर आर्टवर्क तोड़ देती है जो फोटोशूट के लिए बहुत जरूरी था और यह शुजियन की जिम्मेदारी थी। और जैसे ही लियोंग देखती है कि यहाँ ऐसा मास्टरपीस टूट गया है और जब उसे पता चलता है कि यह उसकी बेटी शुजियान की गलती की वजह से हुआ है, वह उसे और भी डांटती है। लेकिन यहाँ गुची और उसका मैनेजर शुजियन का पक्ष लेते हैं और उसे कहते हैं, जाओ और आर्ट डिपार्टमेंट को बोलो कि ऐसा ही एक और पीस बनाए और हम मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जिनसू को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास के सभी कर्मचारी इतने बदल क्यों गए थे। फिर जिनसू के पिता लिनजिन को डांटते हैं क्योंकि लिनजिन ने किसी बात पर एक छोटी सी गलती कर दी थी। तो पिता कहते हैं, मुझे अपनी पोस्ट छोड़े हुए सिर्फ 1 साल हुआ है और तुमने गद्दी संभाली है और मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि तुम पहले ही साल में इतनी बड़ी गलती करोगे। और लिनजिन यहाँ बहुत अपमानित महसूस करता है और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि दरअसल पिता के 2 बेटे हैं, मतलब लिनजिन और जिनसू सौतेले भाई हैं। फिर अगले सीन में जब पिता जिनसू को ऑफिस में देखने जाते हैं, वह एक कार्टून देख रहा था। तो पिता उसे ऑफिस बुलाते हैं और उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, एक नई फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है, सिटी ऑफ टाइम, तो मैं वह प्रोजेक्ट तुम्हें दे रहा हूँ। और वह यह बड़ा प्रोजेक्ट लिनजिन से लेकर जिनसू को सौंप देते हैं और कहते हैं, तुम्हें तभी बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी जब तुम सीरियस होगे। और जिनसू के बड़े भाई को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगले सीन में शुजान आर्ट डिपार्टमेंट जाती है लेकिन वे कहते हैं, हमारे पास पहले से ही बहुत काम का बोझ है। अगर आप चाहते हैं कि हम वह पीस दोबारा बनाएं तो पहले जाकर डायरेक्टर लियांग से बात करें और उनसे खास परमिशन लें, फिर हम उसे बनाएंगे। शुजियन ये नहीं कर पाती तो वह खुद उस डायनासोर को ठीक करने की कोशिश करने लगती है और उसकी माँ उसे ऊपर से देख रही होती है। तभी शुजियन को पता चलता है कि उनका कुत्ता गायब है, मतलब वह फाउंटेन के पास पानी में खेल रहा है। तो शुजियन और गुची दोनों पपी को बचाने दौड़ते हैं और उसे बचाते हुए शुजियन के हाथ में चोट लग जाती है। तो गुची उसकी चिंता में पूछता है, क्या तुम ठीक हो? शुजियन अपना हाथ छिपाती है और एक तरफ चली जाती है और जब वे पपी को नहला रहे थे उसके हाथ में लगी चोट की वजह से पपी उसके हाथों से बार बार फिसल रहा था। तो गुची भी उसी पल आता है और कहता है, मैं उसे पकड़े रखूंगा, तुम उसे नहला दो। इसी बीच गुची पर भी पानी उछल जाता है और फिर दोनों एक दूसरे पर मस्ती में पानी उछालने लगते हैं। पपी को नहला दिया गया और वे दोनों भी पूरी तरह से भीग गए। फिर शुजियन पपी के बाल सुखा रही थी और ठीक तभी गुची को याद आता है कि उसके हाथ में चोट लगी थी, तो वह शुजियन के बाल सुखाने लगता है। फिर अगले सीन में
हमें पता चलता है कि छिंजी का एक बॉयफ्रेंड है और उसने अपनी रिलेशनशिप दुनिया को खुली नहीं की थी और उसका बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि लिनजिन है और लिनजिन ही है जो चाहता था कि उनका रिश्ता सीक्रेट रहे, लेकिन चिंजी सच में पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। अगले सीन में गुची शुजियन को वही डायनासोर ठीक करते हुए देखता है। यह देखकर गुची को उस पर दया आती है, तो वह उस ग्रुप के पास जाता है जिसका काम ऐसे आर्ट पीस तैयार करना था और उन्हें ऑफर करता है, अगर तुम लोग मेरे लिए यह काम करोगे तो मैं तुम्हें बदले में एक शानदार डिनर दूंगा। और उनमें से कई उसके फैन हैं, तो वे तुरंत काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं और गुची शुजियन को इस बारे में नहीं बताता। और जब शुजियन सो रही होती है, गुची चुपचाप टूटे हुए डायनासोर की जगह एक नया रख देता है और जब वह उठकर उसे देखती है तो वह बहुत हैरान हो जाती है। फिर वह अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ बस एक बार प्लीज पिताजी से मिल लो। लेकिन उसकी माँ उसे डांटती है, तुम मुझे ऑफिस में माँ नहीं कह सकती। और उसकी माँ बाहर से कठोर लगती है, लेकिन अंदर से उनका दिल बहुत नरम था। वह अपनी पिताजी की और शुजियन की एक साथ की फोटो देखती है और दूसरी तरफ लिन जिन जो बाहर से बहुत अच्छा लगता था, असल में अंदर से अपने भाई के खिलाफ साजिश कर रहा था ताकि वह पिताजी के सामने एक हीरो की तरह दिख सके और कंपनी का उत्तराधिकारी बन सके। और बेचारे जिनशु को कोई अंदाजा नहीं था कि उसका भाई असल में उसके खिलाफ साजिश कर रहा था। कुत्ता बीमार पड़ जाता है तो शुजियान उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वह उस समय इतनी दुखी थी कि अपने आंसू रोक नहीं पाई और गुची उसे ऐसे देखकर उससे कारण पूछता है और फिर उसे पता चलता है कि वह कैसे अपनी माँ और पिता को फिर से एकजुट करने की कोशिश कर रही है। तो वह भी सोचता है, मैं उसकी भी मदद करूंगा। फिर वह शुजियान के पिता से मिलता है और उनके साथ कहीं जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ जिनशु अक्सर अपने पिता से लड़ता रहता था क्योंकि उसे काम करना पसंद नहीं था। वह चाहता था कि सिर्फ उसका भाई काम करे क्योंकि उसे लगता था कि वही इसके लायक है और इस वजह से वह और उसके पिता अक्सर लड़ते रहते थे। और एक बार वह घर छोड़कर भी चला गया था, लेकिन उसकी बचपन की दोस्त शुजियान हमेशा उसे प्रेरित करती थी। आज भी वह उसे कहती है, तुम अपने पिता को कुछ साबित कर सकते हो, मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो। तो अगले दिन से जिनशु अपना काम गंभीरता से लेने लगता है और समय पर ऑफिस जाने लगता है और उसे वहां आनंद आने लगा क्योंकि शुजियान भी वहीं शूटिंग के लिए आती थी। अगले सीन में गुची शुजियान से पूछता है, बताओ मैं चिंजी का दिल कैसे जीत सकता हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसे चिंजी के बारे में कुछ नहीं पता, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तो शुजियान कहती है, यह प्यार नहीं है, जरूर तुम्हें उससे कोई लगाव या आकर्षण था। गुची उसे ट्रेन करने के लिए सहमत होता है और उसे एक खास जगह ले जाता है और कहता है, हम यहाँ कुछ अनुभव ले सकते हैं। लेकिन तभी गुची के फैन उसे पहचान लेते हैं, तो वे दोनों छिपकर एक भूतिया घर में घुस जाते हैं और अंदर सभी तरह की डरावनी चीजें देखकर हमारा हीरो काफी डरा हुआ था, लेकिन फिर भी कहता है, यह मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन वहां से बाहर निकलने के लिए उसे शुजियन पर निर्भर रहना पड़ा और बड़ी मुश्किल से वे भागने में कामयाब हुए। फिर कुछ जानकारी इकट्ठा करने के बाद गुची को पता चलता है कि चिंजी को एक खास होटल बहुत पसंद है, तो गुची उसी होटल में उसे प्रपोज करने का प्लान बनाता है और शुजियन ही है जो पूरे प्रपोजल का इंतजाम करती है। पूरा माहौल बहुत रोमांटिक था और वह चिंजी से कहता है, आई लव यू सो मच। लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगा कि यह सच में सिर्फ आकर्षण था और चिंजी उसकी बातों में नहीं आती। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि तुम मेरे लिए कोई फैंसी कोशिश नहीं कर सके, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे बीच कभी कोई केमिस्ट्री नहीं थी और अब भी नहीं है। तुम्हें मुझसे सिर्फ आकर्षण या क्रश ही था। यह कहकर वह चली जाती है और गुची अवाक रह जाता है। उसे सेट पर जाने का मन नहीं करता क्योंकि वह चिंजी का सामना नहीं करना चाहता। वह बहुत सारे बहाने बनाता है, लेकिन उसका मैनेजर कहता है, आज तुम्हारी उसके साथ सेट पर कोई शूट नहीं होगी। लेकिन जब वह सेट पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसे धोखा दिया गया है। चिंजी वहीं थी और तुरंत ही वह पेट दर्द का बहाना बनाता है और भाग जाता है। गुची का यह बर्ताव देखकर शुजियन को लगता है कि इससे उसके करियर पर असर पड़ सकता है, तो वह चिंजी के पास जाती है और कहती है, दरअसल मेरे बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं। वह आपका सामना नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आपने उन्हें यह एहसास दिलाया है कि उन्होंने कभी आपकी सही मायने में परवाह नहीं की, तो प्लीज उन्हें दिल से माफ कर दीजिए। फिर शुजियन फोन चिंजी को देती है। चिंजी गुची से कहती है, ठीक है, सब कुछ भूल जाओ और सेट पर आ जाओ। यह सुनकर गुची बहुत गुस्सा होता है और कहता है, तुम मेरी असिस्टेंट हो और मेरे पीछे से काम कर रही हो,
और तुम्हारा काम सिर्फ मेरे आदेशों का पालन करना है। लेकिन आखिरकार शुजियान ने उन दोनों के बीच की असहजता दूर कर दी थी और फिर उन दोनों ने अपनी शूट आसानी से पूरी की और गुची भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत सी चीजों पर काबू पा लिया हो। अगले सीन में लिनजिन के घर पर एक पार्टी है जहाँ बहुत से लोग आते हैं और सभी मजे कर रहे हैं। फिर जिनशु शुजियान के लिए एक तोहफा लाता है, लेकिन गुची उसे देखता है और कहता है वह मेरी असिस्टेंट है, वह ऐसे छोटे खिलौनों से नहीं खेलती, जाकर किसी और को दे दो। गुची जिनशु और शुजियान को करीब आता देख बहुत जेलस महसूस कर रहा था। अगले सीन में शुजियान लिनजिन और जिनशु के घर डिनर के लिए जाती है। जब गुची यह सुनता है, वह उसे कॉल करता है और कहता है कहाँ हो, लेकिन शुजियान डिनर के बाद पहले ही घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसका टखना मुड़ जाता है और उसे चोट लग जाती है। तभी गुची फिर से कॉल करता है और उसे ऑफिस आने को कहता है। शुजियान कहती है बॉस, मैं मुसीबत में हूँ, मेरा टखना मुड़ गया है और मैं इस जगह पर हूँ। यह सुनकर गुची तुरंत वहाँ आता है और उसे उठाकर ले जाता है। शुजियान कहती है मुझे आज अपना बचपन याद आ गया, जब मैं छोटी थी मेरे डैडी मुझे ऐसे ही उठाकर ले जाते थे। गुची कहता है क्या मैं सच में इतना बूढ़ा लगता हूँ? शुजियान जवाब देती है जानते हो, अगर कोई लड़की किसी लड़के की तुलना अपने डैड से करती है तो इसका मतलब है कि वह उसके लिए कुछ खास महसूस करती है। अगले दिन गुची को अपने फैन से मिलने जाना था जो सभी बच्चे थे। उसे बच्चे पसंद थे, लेकिन वे उसे बहुत परेशान करते थे तो उसने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन मैनेजर जिद करता है, कहता है ये पब्लिसिटी के लिए है, तुम्हें जाना ही होगा। तो वह वहां जाता है, बच्चों के साथ बहुत सारी तस्वीरें लेता है, गेम खेलता है और उन्हें बहुत सारे खिलौने भी खरीदता है, खासकर डायनासोर वाले। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि यह छोटी सी हरकत उसके लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगी। उसके खिलाफ अफवाहें फैलने लगती हैं कि उसने बच्चों को अपने पैसे से खिलौने खरीदकर बिगाड़ दिया। तो उसका मैनेजर कहता है अब हमें सबको बताना होगा कि ये डायनासोर खिलौने इसलिए दिए गए क्योंकि तुम अगली बार बच्चों को एक डायनासोर म्यूजियम ले जाने का प्लान कर रहे हो, ताकि उन्हें कुछ शैक्षिक अनुभव मिले। अगले सीन में शुजियान को ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है। अचानक एक आदमी उसे एक कमरे में धकेलता है और उसे अंदर से बंद कर देता है। वह आदमी लिनजिन ने भेजा था क्योंकि उसे शक था कि लिनजिन ने एक लड़की का इस्तेमाल करके कंपनी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे। शुजियान ने इसे देखा था। इसी बीच गुची ध्यान देता है कि उसकी असिस्टेंट फोन का जवाब नहीं दे रही है, तो वह चिंतित हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए दौड़ता है। वह आखिरकार उसे बचा लेता है और शुजियन कहती है तुमने यह सब जानबूझकर प्लान किया था, है ना? लेकिन गुची उससे कहता है मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। शायद किसी क्रेजी फैन ने हमारी नजदीकी देखी और तुमसे जेलस हो गया। लेकिन उन दोनों में से किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि स्थिति कितनी गंभीर थी। अगले दिन वे बच्चों के एक ग्रुप को डायनासोर म्यूजियम ले जाते हैं और गुची उन्हें डायनासोर के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है। अगले सीन में शुजियन अपनी माँ से मिलने जाती है क्योंकि उसके पिताजी की सर्जरी जल्द ही होने वाली थी। वह अपनी माँ से अनुरोध करती है कि वह अपने पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करे, बस एक बार उन्हें देखने घर आ जाए। लेकिन डायरेक्टर लियांग मना कर देती है और इससे शुजियन बहुत दुखी हो जाती है। उसकी उदासी देखकर गुची खुद को रोक नहीं पाता। वह डायरेक्टर लियांग के पास जाता है और कहता है मैं जानता हूँ कि आपके पति ने कभी आपका दिल नहीं छोड़ा, तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए प्लीज अपने परिवार से आखिरी बार मिल लीजिए। लेकिन डायरेक्टर लियांग एक बहुत प्रोफेशनल महिला थी, वह इतनी आसानी से सहमत नहीं हुई। तो गुची उन्हें कुछ दिखाने के लिए एक थिएटर में ले जाता है, लेकिन ठीक वहीं उसने शुजियान को बुलाया था। तो शुजियान अपनी बचपन की तस्वीरें अपनी माँ को बड़ी स्क्रीन पर दिखाती है और वह सब देखने के बाद डायरेक्टर लियांग का दिल आखिरकार पिघल जाता है। और जब वह हॉस्पिटल अपने पूर्व पति से मिलने जाती है तो पिताजी पहले से ही अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे थे और वह अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त करते हैं कि वह अपने पुराने घर में एक दिन सबके साथ बिताना चाहते हैं। वह पुराना घर कई दिनों से बंद था और उसे सफाई की जरूरत थी। तो शुजियान माँ और पिताजी को एक साथ छोड़कर अगले दिन एक प्लान बनाकर वहां जाती है। वह अपने भाई बहनों के साथ उस जगह को अच्छी तरह से साफ करने लगती है और दूसरी ओर गुची को पता चलता है कि उसकी असिस्टेंट को उसकी परवाह नहीं थी, तो वह दुखी हो जाता है। जिनसू भी चिंतित था क्योंकि उसने उस दिन शुजियान को सेट पर नहीं देखा था। फिर उसे किसी तरह पता चलता है कि वह अपने पिताजी के पुराने घर गई है, तो वह सोचता है क्यों ना मैं भी वहां जाऊं। और वह पहले से ही उसके पुराने घर का पता जानता था क्योंकि वह उसका बचपन का दोस्त था। फिर वह वहां जाने लगता है, लेकिन गुची भी जिनसू का पीछा करता है और उसी जगह पहुंच जाता है और वहां उन्हें पार्किंग की जगह नहीं मिलती। तो जब वे दो लोगों को पार्क करते देखते हैं
तो वे उनसे एक जगह खरीदने की कोशिश करते हैं। एक अपने पैसे का उपयोग करके उन पर दबाव डालने की कोशिश करता है और दूसरा अपनी वीरता दिखाता है। लेकिन किसी तरह वे दोनों शुजियन के घर पहुंच जाते हैं, उसे ढूंढते हुए। और वहां उन्हें पता चलता है कि जिन लोगों से वे पार्किंग की जगह खरीदने की कोशिश कर रहे थे वे शुजियन के भाई बहन थे। तो वे दोनों शुजियन के भाई बहनों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं और वे लोग एक प्लम्बर की तलाश में थे। तो एक कहता है, मैं पहले यह सब अपने हाथों से करता था, और दूसरा कहता है, मैंने पिछली मूवी में एक प्लम्बर का रोल निभाया था। और फिर वे दोनों पाइप ठीक करने लगते हैं, लेकिन वे सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। पाइप ठीक करने के बजाय वे उसे तोड़ देते हैं और हर जगह पानी फैला देते हैं। और उनके व्यवहार को देखकर शुजियान को उन्हें दूर फेंकना पड़ता है। फिर अगले दिन माँ और पिताजी आते हैं। अपने परिवार को एक साथ देखकर शुजियन बहुत खुश हो जाती है और पूरे दिन अपनी माँ और पिताजी के साथ पुराने दिनों की तरह बिताती है। लेकिन इस खूबसूरत दिन का अंत बहुत बुरा होता है। उसके पिताजी की तबीयत बिगड़ जाती है और वे तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। उनकी सर्जरी होती है, लेकिन वह बच नहीं पाते। उनका निधन हो जाता है और शुजियन बेहद दुखी हो जाती है क्योंकि वह अपने पिताजी से बहुत जुड़ी हुई थी। तो वह दुनिया से खुद को दूर कर लेती है और एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है। उसे ऐसे देखकर गुची बहुत चिंतित हो जाता है। वह कुत्ते का बहाना बनाता है और शुजियन के घर जाता है और कहता है, यह कुत्ता तुम्हें बहुत याद कर रहा था। लेकिन शुजियन कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो, और अंदर चली जाती है। फिर गुची शुजियन की माँ डायरेक्टर लियोंग के पास जाता है और कहता है, आखिरकार वह आपकी बेटी है। भले ही वह बड़ी हो गई हो, आपको उसकी देखभाल करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि सिर्फ आप दोनों ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। फिर उसकी माँ शुजियन को अपने पिताजी की कब्र पर ले जाती है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। फिर अगले दिन शुजियन अपने ऑफिस जाती है। जब गुची उसे इतने दिनों बाद ऑफिस में देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है और जिनशु भी इतने दिनों बाद शुजियन को देखकर उससे बात करने लगता है। लेकिन फिर गुची वहाँ एक तीसरे पहिए की तरह आता है और उन्हें अलग करने के लिए अपना हाथ उनके बीच में डाल देता है। फिर जिनशु शुजियन से कहता है, क्या तुम मेरे साथ रॉक क्लाइंबिंग पर चलोगी? और गुची भी यह सुन लेता है, तो वह फैसला करता है कि वह भी उनके साथ जाएगा। वह उन्हें कभी अकेले समय बिताने नहीं देगा। फिर दोनों लड़के वहां पहुंचते हैं, लेकिन तभी शुजियन को उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ उसे शॉपिंग के लिए बुला रही थी और वह उन दोनों को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाती है। फिर दोनों लड़कों को क्लाइंबिंग अकेले ही करनी पड़ती है और भले ही उन्हें लड़की नहीं मिली, वे बुरी तरह से हालत में हो जाते हैं। उनके पूरे शरीर में सिर्फ दर्द भरा था। और जब जिनशु को पता चलता है कि उसका बॉस कितना दुखी है, वह अपने हाथों से उसके लिए एक अंडा उबालती है और उसे उसके पास ले जाती है। जब गुची यह देखता है तो वह अपने मैनेजर से कहता है, तुम जानते हो है ना कि मैं अंडे नहीं खाता। लेकिन जब मैनेजर उसे बताता है कि शुजियान ने इसे खुद उबाला है, वह तुरंत उसे खाने लगता है। और अब शुजियन के हाथों की बनी कोई भी चीज उसे मंजूर थी। इस बीच जिनशु ने गुची को साफ साफ बता दिया था, मुझे शुजियन पसंद है, और इसीलिए वह डायरेक्टर लियोंग को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन गुची भी कहता है, अगर वह माँ को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा तो मैं यूजिन के भाई और बहन को इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा। अगले सीन में यूजिन और उसका भाई एक पार्टी देते हैं और जिनशु और गुची एक दूसरे से कंपटीशन करने की कोशिश में बहुत ज्यादा नशे में हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को भाई भाई कहकर बुला रहे थे। फिर शुजियन का भाई गुची को उसके घर छोड़ने जाता है और देखता है कि जिस कला को लेकर जुनूनी है, गुची असल में उस कला का मास्टर है। तो उसके मन में गुची के लिए इज्जत बहुत बढ़ जाती है और अपने दिल में वह गुची को अपना भावी जीजा भी स्वीकार कर लेता है। अब इसके बाद हम एक और कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम डायरेक्टर ली है और उनका एक छोटा बेटा है जिसे वे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने उसे एक बहुत बड़ा डायनासोर तोहफे में दिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस डायनासोर में एक सीक्रेट रिकॉर्ड था और वह लिंजिन का सीक्रेट था, जिसमें वह डायरेक्टर ली से किसी घटना के बारे में बात कर रहा था। और यहाँ यह खुलासा होता है कि उसने डायरेक्टर ली को फंसाया था और वह अपनी ताकत से परे कुछ भी नहीं देख सकता था। लेकिन अनजाने में यह सब डायनासोर में रिकॉर्ड हो गया था और डायरेक्टर ली को पछतावा था कि कैसे लिंजिन ने उन्हें पहले इस्तेमाल किया था। लिंजिन को भी पता चला कि यह अब उसके लिए एक खतरा बन गया है, तो वह उसे एक योजना में फंसा देता है। डायरेक्टर ली को शुरू से ही अस्थमा था, तो लिंजिन उसकी दवा के साथ छेड़छाड़ करता है, जिससे डायरेक्टर ली की जान खतरे में पड़ जाती है। उन्हें समय पर अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन फिर भी वह कोमा में चले जाते हैं। उनका छोटा बेटा शुजियन और गुची से बहुत जुड़ा हुआ था, तो वे उसे अपने साथ रखते हैं और कहते हैं, जब तक उसकी माँ नहीं लौटती हम उसे अपने साथ रखेंगे। और गुची उसे बहुत प्यार से देख रहा था और कहीं ना कहीं
लड़के को भी वह पसंद आने लगा था। फिर अगले दिन जब गुची और शुजियन ऑफिस आते हैं, जिनशू देखता है कि दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं, तो वह सोचता है अगर उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हैं तो इसका मतलब है कि वे पिछली रात साथ सोए होंगे। फिर वह गुची से पूछता है, क्या तुम उसके साथ थे? और गुची मुस्कुराता है और कहता है, हाँ हम साथ थे, और बस सोचो हमने क्या क्या किया होगा। तो जिनशू अपने मन में फैसला करता है कि इससे पहले कि कोई और शुजियन को उससे दूर ले जाए, वह उसे प्रपोज करेगा। इसीलिए वह शुजियान के घर के बाहर खड़ा होकर उसे प्रपोज करने के लिए सब कुछ तैयार कर रहा है। लेकिन मैनेजर उसे देख लेता है। मैनेजर को शुजियान की बहन पसंद थी, और जब जिनशू शुजियान को प्रपोज करने जाता है तो मैनेजर उस पल का फायदा उठाता है और तुरंत शुजियान की बहन को खिड़की पर बुलाता है और कहता है, यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और मैनेजर ने वह सारी मेहनत बर्बाद कर दी जो जिनशू ने की थी। मैनेजर भाग्यशाली था क्योंकि ऐसे शानदार प्रपोजल को कोई कैसे मना कर सकता था, और शुजैन को यह भी नहीं पता चला कि जिनशू ने यह सब उसके लिए किया था। और ठीक तभी शुजैन एक आदमी को देखती है और उसे देखकर उसे शक होता है कि वही है जिसने डायरेक्टर ली के साथ कुछ किया है, और वह उसका पीछा करने लगती है। लेकिन बीच में उसके पैर में चोट लग जाती है और वह आदमी भी वहां से भाग जाता है। फिर गुची हॉस्पिटल में था तो जिनशू उसे देखने आता है और उसे बताता है, कल का वह पूरा प्रपोजल सीन मैंने वो सब तुम्हारे लिए किया था। और शुजियन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लेकिन शुजियन के दिल में उसके लिए कोई भावनाएं नहीं थी, तो वह उसे मना कर देती है, कहती है, तुम बस मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे। और क्योंकि जिनशू का प्रपोजल ठुकरा दिया गया था, गुची सोचता है कि अब उसके लिए रास्ता पूरी तरह से साफ है। वह सोचता है अगर मैं उसे प्रपोज करूं तो वह निश्चित रूप से हाँ कहेगी, और वह उसे एक खास तरीके से प्रपोज करना चाहता है। उसके लिए वह एक डायनासोर अंडे का ऑर्डर कर रहा था, लेकिन उसकी डिलीवरी बहुत देरी से होती है। अगले सीन में डायरेक्टर लियंग लिंजिन के पास जाती है और वह लिंजिन का स्वभाव पहले से ही बहुत अच्छी तरह जानती थी। इसीलिए वह उससे कहती है, मेरी बेटी के साथ जो हादसा हुआ तुम ही उसके पीछे हो, है ना? तो लिंजिन कहता है, तुम जानती हो कि मैं कितना क्रूर हूँ, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी सुरक्षित रहे तो उसे गाया एंटरटेनमेंट से दूर रहने के लिए कहो, और खासकर इस फिल्म से। दूसरी ओर लिंजिन को शुजैन ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। वह सोच रहा था कि अगर आज नहीं तो शायद कभी वह उसकी भावनाओं को स्वीकार कर लेगी। इसीलिए वह कहता है, मैं उसकी परवाह करना कभी बंद नहीं करूंगा। और फिर सेट पर गुची भी ये नोटिस करता है। फिर शुजियन की माँ शुजियन से कहती है, तुम यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खराब कर रही हो, या कंपनी छोड़ दो और चली जाओ। तो गुची शुजियन को उठाता है और कहता है, वह मेरी असिस्टेंट है तो वह मेरी जिम्मेदारी है। और जब वह उन दोनों को फिर से एक साथ देखती है तो उसे बहुत जलन महसूस होने लगती है। वह उन दोनों की एक फोटो लेती है और अपनी नशे की हालत में उसे यह एहसास भी नहीं होता कि उसने वह फोटो सोशल मीडिया पर कब पोस्ट कर दी, और रातों रात फोटो वायरल हो जाती है। फिर अगले दिन गुची के फैन बेचारे शुजियन को बहुत बुरा भला कहने लगते हैं, और सभी फैन कहते हैं कि शुजियन को वहां से हटा देना चाहिए। इसीलिए शुजियन अब गुच्ची से दूर रहने लगती है क्योंकि वह गुच्ची के करियर पर कोई असर नहीं चाहती। दूसरी ओर चिंजी को साफ साफ एहसास होता है कि लिंजिन किसी के प्रति वफादार नहीं है, वह सिर्फ उससे प्यार करने का नाटक कर रहा है। और जिस वजह से वह उनके रिश्ते को दुनिया के सामने प्रकट नहीं कर रहा था, वह यह थी कि उसे चिंजी के साथ रहने में कोई बिजनेस का फायदा नहीं दिख रहा था। और इन दिनों वह ब्लाइंड डेट पर जा रहा था, और वह भी किसी प्रतिद्वंद्वी कंपनी से। और यह सब देखकर चिंजी पूरी तरह से शांत रहती है और सोचती है कि वह इन चालों के साथ खामोशी से चलेगी। लिंजिन उस दूसरी लड़की के साथ डेट पर जाया करता था, और दूसरी ओर वह हमेशा समय पर आता था चिंजी के साथ समय बिताने के लिए। वह वही रिकॉर्डिंग डायनासोर देखता है जो एक फैन ने दिया था, और तुरंत ही उसे याद आता है कि डायरेक्टर ली के हाथ में भी एक रिकॉर्डिंग डायनासोर था। उस समय जब उसने कई बातों के बारे में इकरार किया था, वह डर जाता है कि कहीं सब कुछ उसमें रिकॉर्ड न हो गया हो। सबूत किसी भी समय सामने आ सकते हैं और उसकी पदवी भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि उसने अतीत में कुछ सचमुच घिनौना काम किया था। फिर और जानने के लिए वह अपने गुंडों को उस बच्चे के पीछे भेजता है, और पता चलता है कि बच्चे ने वही रिकॉर्डिंग डायनासोर शुजियन को दे दिया है। फिर अगले सीन में गुच्ची शुजियन के घर बच्चे का बहाना बनाकर आता है और शुजियन गुच्ची के साथ समय बिताती है। फिर अगले दिन जब शुजियन ऑफिस जाती है, उसकी माँ ने फैसला किया था कि किसी बहाने का इस्तेमाल करके वह शुजियन को गाया एंटरटेनमेंट और इस सेट से दूर रखेंगी। इसीलिए डायरेक्टर लियोंग शुजियन से कहती है कि वह सेट पर न आए। तो जिनशू कहता है, अगर आप उसे गुच्ची के असिस्टेंट के पद से हटाना चाहते
चाहती हैं तो मैं उसे अपना असिस्टेंट बना लूंगा। मैं प्रोड्यूसर हूँ, देखते हैं कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है। और गुची यह कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसका प्यार अब किसी और का असिस्टेंट बनने वाला था। बेचारा लड़का बहुत दुखी हो जाता है। और जब सेट पर जिनशू लगातार शुजियन के साथ था और हर पल उसकी देखभाल कर रहा था, तब गुची के दिल में दर्द होने लगता है। उसका मैनेजर कहता है, क्या तुम बस यहाँ उस अंधे का इंतजार करते रहोगे? जिनशू तुम्हारी लड़की को जीतने वाला है। और फिर अगले दिन गुची द्वारा ऑर्डर किया गया डायनासोर अंडा आखिरकार आ जाता है। गुची शुजियन को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है और जिनशू भी उसके साथ है। तो गुची जिनशू से कहता है, मैंने तुम्हें एक बार शुजियन को प्रपोज करने का मौका दिया था, अब मुझे भी एक मौका चाहिए। यह सुनकर जिनशू वहाँ से चला जाता है। जिस तरह से गुची शुजियन को प्रपोज करता है वह सच में बहुत खूबसूरत था और शुजियन को भी गुची पसंद था। वह उसे हाँ कहने ही वाली थी, लेकिन वह उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है, तुम और मैं पूरी तरह से अलग हैं और मेरी वजह से तुम्हारे फैन को बहुत तकलीफ होगी अगर हम साथ आते हैं, क्योंकि वे मेरे बारे में बहुत बुरा भला कहते हैं और तुम्हारी पब्लिसिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और उसे रिजेक्ट करने के बाद शुजियन भी दुखी हो जाती है। अगले सीन में किंजी लिंजिन को शॉपिंग के लिए ले जाती है और अपने लिए एक हीरे का नेकलेस चुनती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि लिंजिन कभी भी उसका नहीं होने वाला था, क्योंकि उसने उसी तरह का नेकलेस अपनी भावी पत्नी के लिए ऑर्डर किया था। फिर अगले सीन में हम उसी गुंडे को देखते हैं जो शुजियन के सामान से उस डायनासोर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुची भी वही मौजूद था। खुद को बचाने के लिए गुंडा शुजियन पर हमला करता है और शुजियन के पैर में चोट लग जाती है। फिर गुची जल्दी से उसे अस्पताल ले जाता है और मीडिया कहानियां बनाने लगती है कि देखो कैसे शुजियन ने गुची को अपने जाल में फंसा लिया है। तो गुची कहता है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं। शुजियन यहाँ शर्म से लाल हो रही है और गुची शुजियन की आंखों में हाँ भी पढ़ लेता है और तुरंत उसे किस करता है और यहाँ शुजियन भी गुची को हाँ कहती है। फिर थोड़ी देर बाद जिनशू भी शुजियन को देखने वहाँ आता है और उसके लिए सूप भी लाता है। गुची गेम में बहुत आगे निकल गया था। वह साफ साफ कहता है, वह मेरी गर्लफ्रेंड है तो सूप मैं ही उसे पिलाऊंगा। और जिनशू का दिल पूरी तरह से टूट जाता है जैसे ही उसे पता चलता है कि शुजियन ने हाँ कह दिया है। वह उन दोनों के बीच तीसरा पहिया नहीं बनना चाहता था, लेकिन फिर भी कहता है, वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन अभी के लिए मैं अब भी उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। और ठीक तभी शुजियन को अस्पताल से कॉल आता है। किसी ने उसे नीचे बुलाया था, लेकिन असल में सब कुछ गुंडे ने किया था। गुंडा उसके कमरे में आता है और उसे खंगालना शुरू कर देता है। लड़कों को पता चलता है कि कोई है जो शुजियन का पीछा कर रहा है और उसकी कोई चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फिर दोनों लड़के कहते हैं कि शुजियन यहाँ सुरक्षित नहीं है। तो जिनशू कहता है, वह मेरी कर्मचारी है तो वह मेरे घर जाएगी, लेकिन गुची कहता है, वह मेरी गर्लफ्रेंड है तो वह मेरे घर जाएगी। अंत में वे उसके घर पहुंचते हैं। फिर शुजियन एक कमरे में रहती है जबकि दोनों लड़के दूसरा कमरा साझा करते हैं। दोनों आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को जोर से लात मारते हैं। और फिर उसके बाद आधी रात को जिनशू जागता है और देखना चाहता है कि शुजियन सो रही है या नहीं, और जाते समय वह गुची का हाथ बांध देता है ताकि वह रात में शुजियन के पास न जा सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि गुची उससे हमेशा 2 कदम आगे था। उसने पहले ही जिनशू के एक पैर को बांध दिया था। अगले सीन में गुची सुबह जल्दी उठता है और अकेले शुजियन के लिए नाश्ता तैयार करता है, लेकिन जिस नाश्ते को उसने इतने प्यार से बनाया था, जिनशू उठते ही वह सब खा जाता है। फिर अगले सीन में जब जिनशू अपने घर कॉल करता है और कुछ कपड़े भेजने के लिए कहता है, और जब उसके पिताजी को पता चलता है कि जिनशू कहीं बाहर घूम रहा है, तो बॉडीगार्ड आते हैं और उसे ले जाते हैं। यह देखकर गुची बहुत खुश हो जाता है और घर लौटने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, अब बस तुम और मैं हैं। फिर वे दोनों साथ में डिनर तैयार करते हैं और खूब मजे करते हैं। फिर अगले सीन में लिंजिन एक और लड़की को चिंजी के ठीक सामने लाता है और उसे दिखाता है कि उसकी कीमत क्या है। यह सब देखकर चिंजी को बहुत चोट लगती है। वह उस लड़की के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन बाद में वह मीडिया के सामने कबूल करती है, मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और वह कई सालों से मेरे साथ है और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि लिंजिन है। किंजी ने अपनी चाल चली थी, लेकिन उसे नहीं पता था और लिंजिन ने रिपोर्टरों से जुड़ी हर चीज को पहले ही कंट्रोल कर लिया था और अगले दिन उनके बारे में कोई खबर कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई। फिर लिंजिन किंजी से कहता है, अगर तुम्हें मेरी ताकत का एहसास नहीं है और अगर तुम शालीनता से जीना चाहती हो तो ऐसा करो, नहीं तो मुझे बताओ। खैर, अब एक तरफ गुची था जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार था और यहाँ तक कि अपनी इंडस्ट्री छोड़ने को भी तैयार था ताकि वह अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके एक सामान्य जीवन जी सके। और दूसरी तरफ चिंजी थी, वह भी एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी, लेकिन जिस व्यक्ति को उसने
चुना था, वह खुद भी नहीं जानता था कि वह नहीं था जिसका वह ढोंग करता था। फिर अगले दिन गुची शुजियान को अपने साथ एक जगह डेट पर ले जाता है। वे मजे करते हैं, लेकिन गुची के फैन उन्हें वहां देख लेते हैं तो उन्हें अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है, लेकिन तब भी फैन उन्हें पहचान लेते हैं। और फिर कल की उनकी फोटो के वायरल होने की वजह से गुची को बहुत बड़ा नुकसान होता है। कुछ कंपनियां उसके साथ अपने एंडोर्समेंट डील्स रद्द कर देती हैं। फिर शुजियान बात करती है और शुजियान ये सब बिल्कुल नहीं चाहती थी, तो वह गुची से कहती है, लेकिन गुची कहता है, भले ही मुझे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं फिर भी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मेरी औरत कौन है। फिर अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो गुची की फैन थी और गुची की वजह से हमेशा शुजियान के बारे में नफरत फैलाती थी। और फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि वह लड़की कौन है, लेकिन वह थोड़ी मोटी थी और अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो गुची उसके पास जाता है, उसकी देखभाल करता है और उसे बताता है कि शुजियान के लिए उसके दिल में क्या भावनाएं हैं और शुजियान असल में कैसी लड़की है। फिर वह उसके साथ एक सेल्फी भी लेता है और कहता है, हम दोनों को एक साथ देखो, हम कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसके साथ धीरे धीरे लोगों के मन में शुजियान के बारे में बदलाव आने लगता है। फिर अगले सीन में चिंजी लिंजिन से कहती है, तुम मेरा ऐसे दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो लिंजिन कहता है, देखो मेरी शादी बहुत जल्द होने वाली है और अगर तुम मालकिन बने रहना चाहती हो तो रहो, अगर नहीं तो ब्रेकअप कर लेते हैं। और उसने उसे एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया था और फेंक दिया था। एक दिन शुजियान गुची के घर पर थी और नहाने के बाद वह कपड़े लाना भूल गई। तो गुची उसे कपड़े देता है, लेकिन ये मैचिंग कपड़े थे जो गुची ने खास तौर पर उन दोनों के लिए बनवाए थे, ठीक डायनासोर जैसे। फिर वे दोनों साथ में खूब मजे करते हैं, लेकिन ठीक वहीं वह रिकॉर्डिंग डायनासोर था। जब वे उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो उन्हें लिंजिन की सभी रिकॉर्डिंग भी सुनाई देती है और ठीक वहीं उन्हें लिंजिन का रहस्य पता चलता है और गुची समझ जाता है कि अब उसकी गर्लफ्रेंड खतरे में है। गुची रिकॉर्डिंग डायरेक्टर लियंग को सुनाता है तो लियंग कहती है, देखो वह मेरी बेटी है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं उसे सेट से दूर रखना चाहती थी क्योंकि लिंजिन बहुत खतरनाक आदमी है। गुच्ची कहता है, उसे सेट से मत हटाओ, मैं उसकी देखभाल करूंगा। और फिर वह सीधा लिंजिन के पास जाता है और वही डायनासोर उसकी डेस्क पर रखकर कहता है, मुझे तुम्हारे निजी मामलों से कोई समस्या नहीं है, मैंने सब कुछ सुना है जो तुमने अतीत में किया है, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं तुम्हें यह डायनासोर दे रहा हूँ, लेकिन बदले में मैं गारंटी चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहोगे, मुझे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और लिंजिन इस शर्त पर सहमत हो जाता है। और दूसरी तरफ जब डायरेक्टर ली को होश आता है, वह तुरंत अस्पताल से गायब हो जाते हैं और लिंजिन, जो अपनी ताकत के घमंड में चूर था, सोचता है कि वह डायरेक्टर ली को भी नहीं छोड़ेगा जो उसका राज जानता है। अगर गुच्ची मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो मैं जानता हूँ कि उसकी जान कहाँ है। वह अपने बेटे के साथ वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि वह जानते थे कि लिंजिन कितना बुरा इंसान था। अगले सीन में एक फोटोशूट के दौरान गुच्ची सोचता है कि उसके पास अपनी गर्लफ्रेंड शुजिन के साथ कोई फोटो नहीं है, तो फिर वह कहता है, क्यों ना एक कपल फोटो क्लिक करवा ले। फिर शुजिन का बहुत अच्छा मेकओवर होता है और जैसे ही वह आती है सभी उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर वे दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन जब जिनशु शुजिन को देखता है उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब जिंजू जाने लगता है, गुच्ची कहता है, हमें ऐसे मत टालो, उसने तुम्हें नहीं चुना तो ऐसे भागो मत। मैं शुजिन का बॉयफ्रेंड हो सकता हूँ, लेकिन तुम उसके बचपन के दोस्त हो और उसके दिल में जो जगह तुम्हारी है वह कभी बदल नहीं सकती। यह सुनकर जिनशु भी उन्हें अब और नहीं टालने का फैसला करता है। फिर अगले सीन में एक बहुत बुरी बात होती है। शुजिन के घर पर एक गुंडे ने गैस खुली छोड़ दी थी और जैसे ही वह अपने घर पहुंचती है एक धमाका होता है, लेकिन गुच्ची भी उसके साथ है तो वह तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। जिनशु अपने भाई के पास जाता है और कहता है, शुजिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सच में उसकी चिंता में हूँ, कृपया मुझे कुछ बॉडीगार्ड दे दो। उसे नहीं पता था कि वह बॉडीगार्ड मांग रहा था, उसे उसी व्यक्ति से बचाने के लिए जो उसका दुश्मन था। गुच्ची लिंजिन के पास जाता है और कहता है, क्योंकि जिस तरह से तुमने मेरी शुजिन को नुकसान पहुंचाया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लिंजिन कहता है, तुम जानते भी नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सपनों को नष्ट कर देता हूँ। लिंजिन अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने की भी योजना बना रहा था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड गुच्ची की फैन थी और उसने उसका ऑटोग्राफ भी लिया था। यह सब देखकर लिंजिन को बहुत बुरा लगा और गुच्ची भी एक योजना बनाता है। जब उसे पता चलता है कि लिंजिन अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है, आज मैं उसकी योजना बर्बाद कर दूंगा। फिर गुच्ची लोकेशन का पता लगाता है और कुछ फैन के साथ वहां पहुंचता है। इसी बीच किंशी भी आती है और लिंजिन और फैन के सामने ऐसे अभिनय करने लगती है जैसे लिंजिन उसे प्रपोज करने वाला हो। और फिर लिंजिन कोई और विकल्प न होने के कारण किंशी को प्रपोज करता है, उसकी उंगली में अंगूठी डालता है और कहता है, तुम्हें इसका बहुत पछतावा होगा। और ये सब लिंजिन की गर्लफ्रेंड ने भी देखा था और उसका दिल टूट जाता है। वह उसे सांत्वना देता है और उसे गले लगाता है। फिर अगले सीन में शुजिन गुच्ची से कहती है, ठीक है,
तुम उसे चिंता दिखा रहे थे, लेकिन उसे गले लगाने की क्या जरूरत थी? गुच्ची उसके करीब जाकर कहता है, अरे तुम भी मुझसे पूछो, जो कुछ भी तुम चाहती हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले दिन जब लिंजिन के बारे में खबर फैलती है, उसके पिताजी उसे डांटते हैं और कहते हैं, तुम अब अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर सकते, तो अब किंशी से शादी करो। फिर अगले सीन में लिंजिन गुच्ची के पास जाता है और कहता है, जो कुछ तुम्हें करना था तुमने कर लिया है, मैं इससे ज्यादा कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की सुरक्षा की परवाह है तो मैं तुम्हें 34 घंटे दे रहा हूँ। अगर 24 घंटे के भीतर तुम शुजिन को यहाँ से बहुत दूर भेज दो, नहीं तो मैं कोई गारंटी नहीं देता कि क्या हो सकता है। फिर गुच्ची सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शुजिन को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँ। वह प्यार से शुजिन को मनाने की कोशिश करता है, किसी बहाने से उसके साथ जाने के लिए। फिर वह उसे डेट पर एक जगह ले जाता है और वहाँ वे एक साथ बहुत मजे करते हैं। जब वे तारे देख रहे होते हैं, शुजिन सो जाती है तो गुच्ची उसे एक कमरे में बंद कर देता है। फिर वह सोचता है कि वह बाकी सामान तैयार करेगा और उसे वहाँ से ले जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड मार्शल आर्ट बहुत अच्छी तरह जानती है। और शुजिन किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और सीधे सेट पर पहुंच जाती है। और 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन शुजिन सेट से दूर नहीं गई थी। फिर एक आदमी शुजिन का अपहरण कर लेता है, लेकिन गुच्ची आता है और आखिरकार वह उसे बताता है कि उसकी जान खतरे में है, तो वह उसे बचाना चाहता था। शुजिन कहती है, अगर खतरा है तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे, हम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। फिर गुच्ची भी एक योजना बनाता है और लिंजिन के खिलाफ बहुत सारे सबूत लेकर पिताजी के पास जाता है और उन्हें दिखाता है। कहता है, आपका बेटा आपकी पीठ पीछे बहुत बुरे काम कर रहा है। और फिर उसके पिताजी लिंजिन को अपने सामने बुलाते हैं और कहते हैं, तुम अपनी हरकतों से क्यों नहीं रुकते? इस बार लिंजिन भी फट पड़ता है और कहता है, आपने मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा, आपने हमेशा जिनशु को अपना बेटा माना, आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, मुझे तो एक बार अनाथालय भी जाना पड़ा था। दरअसल लिंजिन के पिताजी और माँ बहुत लड़ते थे और इसी वजह से उसकी माँ बीमार पड़ गई, और जब वह घर छोड़कर गई तो उनकी मृत्यु हो गई और लिंजिन कुछ समय के लिए एक अनाथालय में था, लेकिन उसके पिताजी कुछ दिनों बाद उसे वापस लाने गए थे। लिंजिन की सारी बातें सुनने के बाद उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ता है और वह लिंजिन से अपनी दवा मांगते रहते हैं, लेकिन लिंजिन बस रोने का नाटक करता रहता है और उन्हें दवा नहीं देता। अभिनय करते हुए और रोते हुए वह कहता है, मेरे पिताजी बीमार हैं, और उसे डॉक्टर के पास भी ले जाता है, लेकिन उसी समय वह डॉक्टर को रिश्वत देता है और कहता है, जब तक मैं न कहूँ उसे होश नहीं आना चाहिए, और डॉक्टर पैसे के लिए उसके साथ हाथ मिला लेता है। फिर जब भी लिंजिन को मौका मिलता वह हमेशा गुच्ची को परेशान करता और उस पर बहुत घिनौने आरोप भी लगाता। उसने डायरेक्टर लियांग को भी परेशान किया और उससे कहा, गुच्ची को बदलो, कोई दूसरा हीरो लाओ। गुच्ची थोड़ा दुखी था, लेकिन शुजिन को उस पर पूरा भरोसा था और उसने उसे खुश करने की कोशिश की। उसने उसे ध्यान भटकाया और उसे एक एक्वेरियम में भी ले गई, और वहाँ गुच्ची का मूड काफी अच्छा हो गया और उसने शुजिन को किस करने की कोशिश की, लेकिन शुजिन उसे हंसाने के लिए बोली, क्या कर रहे हो, इतनी सारी मछलियां हमें देख रही हैं। और दूसरी तरफ जिनशु को भी धीरे धीरे एहसास हुआ कि इन सब के पीछे उसका भाई लिंजिन ही था, और जब उसने गुंडे का पीछा किया तो उसे पता चला यह गुंडा उसी अनाथालय का है जहां मेरा भाई था, और उसे यह भी यकीन हो गया कि यह गुंडा सब कुछ अपने भाई के निर्देशों पर ही कर रहा था। दूसरी तरफ डायरेक्टर लियांग को कुछ शक होने लगा था और अस्पताल से कुछ दवाएं भी चुराई थी। फिर उसने उनकी जांच की और पता चला कि जिनशु के पिताजी को कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए जा रहे थे जिसकी वजह से वह ठीक नहीं हो रहे थे, और वह जाती है और उसे दिखाती है और कहती है, अपने भाई का घिनौना चेहरा देखो, मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अभी तुम्हें अपने पिताजी को बचाना है। फिर जिनशु अपने बड़े भाई के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए उसके सामने ऐसा अभिनय करता है जैसे वह उसके प्रति बहुत ईमानदार है, क्योंकि वह उसका विश्वास जीतना चाहता था। और फिर उसका बड़ा भाई उसे गुंडे से भी मिलवाता है और बताता है, जब अनाथालय में मुझे धमकाया जाता था तो यह लड़का आगे बढ़कर मेरी मदद करता था, और जब मैं एक सफल व्यवसायी बन गया तो मैंने भी कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वह मेरा दाहिना हाथ है, वह मेरे सभी अच्छे और बुरे कामों को संभालता है। और गुंडा जिनशु पर काफी शक कर रहा था, हम तुम्हारे छोटे भाई पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन लिंजिन जवाब देते हुए कहता है, जब पूरी दुनिया मुझे नीचा दिखाती थी यह वही भाई था जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैं पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता हूँ लेकिन उसे नहीं। अगले सीन में सब कुछ होने के बावजूद गुच्ची हमेशा शूटिंग के लिए समय पर आता था, और शुजिन ने जिद की
कि वह भी सेट पर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए गुच्ची ने उसे घर पर बंद कर दिया था और नीचे एक गद्दा भी लगा दिया था ताकि अगर वह गिरे तो उसे चोट न लगे। लेकिन शुजिन किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है और फिर से सेट पर पहुंच जाती है। फे की मदद से वहाँ एक मम्मी का रोल करना था, तो शुजिन को मम्मी बनाया गया और जैसे ही गुच्ची अपनी गर्लफ्रेंड शुजिन को मम्मी की जगह देखता है, वह हैरान हो जाता है और जो किसिंग शूट होना था वह आखिरकार अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ कर देता है। फिर जिनशु भी सेट पर आता है और शुजिन को वह तोहफा देता है जो वह उसे पहले भी देना चाहता था, लेकिन आज उस लैंप के पीछे एक ड्राइव भी जुड़ी हुई थी जिसमें लिंजिन के खिलाफ सबूत थे। तो वह कहता है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो, मैंने अपने भाई के खिलाफ अपने घर से यह सारे सबूत चुराए हैं। फिर शुजिन कहती है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, जो भी सबूत मुझे इकट्ठा करने हैं मैं उन्हें खुद इकट्ठा करूंगी ताकि तुम्हें कल अफसोस न हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो। और फिर वहाँ से निकलते हुए जिनशु शुजिन को गले लगाता है और कहता है, तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी और अपना ध्यान रखना। फिर जिनशु मीडिया के सामने जाता है और अपने बड़े भाई के सारे आरोप खुद पर ले लेता है। फिर अगले सीन में लिंजिन को पता चलता है कि डायरेक्टर ली कहाँ है और किंजी भी यह सुन लेती है। वह शुजिन के पास दौड़कर जाती है और उसे बताती है। वे जल्दी से डायरेक्टर ली के पास पहुंचते हैं और उन्हें लिंजिन के खिलाफ गवाही देने के लिए मनाने की कोशिश करने लगते हैं। डायरेक्टर ली कहते हैं, अगर आप लोग मुझसे वादा करते हैं कि आप मेरे बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे तो मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। फिर अगले सीन में किंजी लिंजिन को देखती है और उसका पीछा करती है और जब वह उसे नशे में देखती है वह उसे रोकने की कोशिश करती है। लिंजिन कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? फिर किंजी कहती है, मैं क्या करूं, तुम बस मेरे दिल से नहीं निकलते। लेकिन लिंजिन उसे धकेलता है और कहता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर हो गया है। और दूसरी ओर गुच्ची अपनी फिल्म का आखिरी सीन शूट करता है, लेकिन तभी लिंजिन भी अपने आदमियों के साथ वहां आता है और बहुत तबाही मचाता है। तभी उसे एक कॉल आता है और पता चलता है कि उसके पिताजी को होश आ गया है एंड वह उन्हें देखने के लिए दौड़ता है। फिर वहाँ वह अपने पिताजी से बहुत शिकायतें करता है और कहता है, आपने मेरी माँ का कभी सम्मान नहीं किया क्योंकि वह एक गरीब परिवार से थी, लेकिन आपने जिनशु की माँ का बहुत सम्मान किया क्योंकि वह एक व्यवसायी की बेटी थी। फिर उसके पिताजी कहते हैं, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं वह उदासी कभी कम नहीं कर सका जो तुम में बनी रही। और तुम जिनके बारे में बुरा क्यों सोचते हो? क्या तुम जानते हो उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है? फिर उसे कुछ दस्तावेज दिखाते हुए वह कहते हैं, मैं तुम्हें यह पहले नहीं दिखा सका। यह दिखाया जाता है कि कई साल पहले जिनशु ने अपने सारे शेयर लिंजिन के नाम पर ट्रांसफर कर दिए थे और यह देखकर लिंजिन का दुहक भी बाहर आता है और उसे एहसास होता है कि वह कितना नीचा गिर गया था और जिनशु उसके लिए हमेशा कितना कुछ करता रहा था। फिर वह एक जगह जाता है और शराब पीना शुरू कर देता है और वही गुंडा उसके पास आता है, मैंने तुम्हारे विदेश भागने का इंतजाम कर दिया है, और उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है, अपना जीवन शांति से जियो, जो लोग मेरी परवाह करते हैं वे सब मुझसे दूर चले जाते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम विदेश में एक अच्छा जीवन शांति से जियो। और वह जबरदस्ती उसे वहाँ से भेज देता है। लेकिन दूसरी ओर किंजी लिंजिन को ढूंढ रही थी और उसे पता चलता है कि वह कहाँ है और वह वहाँ पहुँचती है। उसी समय लिंजिन एक आदमी से लड़ रहा था और वह आदमी लिंजिन को एक छड़ से मारने वाला था। तभी किंजी आती है और अपने ऊपर वार ले लेती है। वह बेहोश हो जाती है और लिंजिन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि जिन लोगों ने उसे प्यार किया था उन्होंने इतना दर्द सहा था। और जब उसे अस्पताल में पता चलता है कि किंजी अब ठीक है और उसे होश आ गया है, वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है, मैंने कैसी चालें चली थी और मैं कितना बुरा इंसान था, इसीलिए मैं हर चीज का सामना करने के लिए तैयार हूँ और मेरे भाई के वापस आने के बाद मैं उसके साथ एक अच्छा व्यवसाय शुरू करूंगा। और फिर कुछ दिनों बाद जिनशु जेल से बाहर आता है और शुजेन से मिलता है। शुजेन कहती है, अब तुम्हारा भाई बदल गया है, और वह उसे धन्यवाद भी देती है। फिर अगले सीन में गुच्ची की फिल्म रिलीज होती है और एक बड़ी हिट बन जाती है और गुच्ची और शुजेन का जीवन सच में बहुत अच्छा चल रहा था। और दूसरी ओर डायरेक्टर लियांग दूर किसी गांव में शांतिपूर्वक रहना चाहती थी। लिंजिन के पिताजी उन्हें लेने आते हैं और जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे बिना मुझे खुशी महसूस नहीं होती, तुम जहाँ भी जाओगी मैं भी वहीं रहूंगा। और गुच्ची और शुजेन उन्हें देख रहे थे तो गुच्ची कहता है, तुम्हारी माँ को एक नया साथी मिल गया है। फिर अगले सीन में एक अवार्ड सेरेमनी है और गुच्ची को इस साल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है, लेकिन अवार्ड लेते समय वह अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है और कहता है, मैं ये इंडस्ट्री छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि शुजेन एक पूरी तरह से सामान्य जीवन चाहती है। और यह सब कहने के बाद वह उसे वहीं प्रपोज करता है और इस बार वह ना नहीं कहती, वह तुरंत हाँ कह देती है। और इस खुशी भरे पल के साथ यह ड्रामा यहीं एंड होता है। अगर आपको यह ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।